हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी रविवार के दिन। प्रिय, आज तुम मेरे पास नहीं हो, इसलिए तुम्हें पत्र लिख रही हूँ। जानती हूँ कि यह पत्र केवल लिखने के लिए है, भेजने के लिए नहीं। अगर भेज भी दूंगी तो तुम इसे पढ़ोगे नहीं। पत्र में मेरा नाम देखकर ही तुम इसे किसी पेपर वेट से दबा दोगे। जब अपने ऑफिस से चलने लगोगे तो इसे इस तरह उठाकर अपने कोट की जेब में रख लोगे मानो वह कोई दवा का पुर्जा है। मेहंदी रंग की अपनी कार किसी रोशनी वाले खंभे के नीचे खड़ी करके एक बार सरसरी निगाह से पढ़ोगे। शायद तुम्हारे हाथ एक बार कांप उठे और मेरी आंसुओं से भरी आंखें तुम्हारी आंखों के सामने घूम जाए। फिर एक क्षण के बाद ही उसके टुकड़े टुकड़े करके मुट्ठी में दबा लोगे और गाड़ी चलाते चलाते धीरे धीरे उड़ाते जाओगे, क्योंकि ऐसा न करने पर वे टुकड़े किसी राहगीर के द्वारा पढ़े जा सकते हैं न। यह पत्र तुम्हारे हाथों फाड़ा जाए तो भी लिखना सार्थक हो जाएगा, परंतु पत्र तुम्हारे हाथों में पहुंच सकेगा इसका भी क्या पता, क्योंकि तुम्हारा ठीक पता मुझे मालूम नहीं। तुम्हें न जाने कितने पत्र लिख चुकी हूँ। इस समय भी एयर बैग में से तुम्हारा एक पत्र झांक रहा है। तुम इन्हें वापस दे गए थे न, इसलिए तुम्हारे सारे पत्र मेरे पास ही हैं। झांक रहे पत्र में प्राण बल्लभा संबोधन है। क्या मैं तुम्हारी प्राण बल्लभा थी कभी, या अभ्यास बस, अथवा किसी की परामर्श से तुमने यह संबोधन दिया था? दूसरे पत्र में स्नेह कलिका संबोधन है। इसको तो मैं सही मानती हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में स्नेह कलिका थी, तब तक खिली नहीं थी। खिली तो अभी भी नहीं हूँ, हाँ खिलने से पहले ही मुरझा गई हूँ। ये पत्र अन्य पत्रों के समूह में से अलग होकर जब झांकते हैं तो मैं इन्हें छिपाती नहीं। वैसे मैं तुम्हें अपने हृदय से एकदम निकाल देना चाहती हूँ, भविष्य में नया जीवन जीने की लालसा से। किंतु दो क्षण भी यह भावना हट नहीं पाती। न जाने कहाँ से आकर तुम मेरे साथ चलने लगते हो। कहीं भी जाती हूँ तो रास्ते में पड़े हुए कांटे की तरह पैरों में गड़ जाते हो और टीस उठा देते हो। जीवन लौटने लगता है बहुत पीछे। क्या करूं, तुम्हें जितना भी भूलने की चेष्टा करती हूँ वह याद करने की भूमिका ही सिद्ध होती है। सच पूछो तो मेरा जीवन तुम्हारे पीछे पीछे भागता भागता थक गया है। शिथिल हो गई हूँ। जी चाहता है कि हथियार डाल दूँ, घुटने टेक दूँ, कहीं एक स्टेशन पर रुक जाऊँ, फिर कोई हरी झंडी न दिखाए। पर ज्यों ही रुकने को होती हूँ, कोई अदृश्य हाथ हरी झंडी हिला हिलाकर पुनः चल पड़ने को विवश कर देता है। आज रविवार है। तुम अभी तक आराम से बिस्तर पर पड़े होंगे। ग्रीष्मावकाश में जब तुम घर आते थे, तिमंजली छत पर सोते थे, तो प्रायःकालीन सूर्य की किरणें धीरे धीरे तुम पर अपना कोप करना प्रारंभ कर देती थी। याद है, तुम उनसे बचने के लिए चारपाई के नीचे सो जाते थे। इस समय तो तुम शेव कर रहे होंगे। अभी सुबह के 9 बजे हैं। उस समय तो एक छोटा सा दर्पण लेकर शेव कर लेते थे। अब तो आदमकद दर्पण के सामने इलेक्ट्रिक शेवर से शेव करते होंगे। एक बार तुमने शेव क्रीम लगे मुंह से मेरी बाह में काट खाया था। वह सारा जाग मेरी बाह पर चिपक गया था। देखकर तुम मुस्कुराने लगे थे। तब मेरा गौना हुए 2 दिन ही बीते थे। दूसरे ही दिन तुमने मुझे सजाकर बड़े दर्पण के सामने खड़ा कर दिया था, तो मैंने लज्जावश दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया था। अब स्नान का समय हो गया है। ठंडे पानी की टब में बैठे होंगे। स्नान करते समय गीत गुनगुनाते जा रहे होंगे। आज कौन सा गीत गाओगे यह तो मैं नहीं जानती। हाँ, उन दिनों केएल सहगल द्वारा गाया हुआ गाना, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करे, गीत बोहें नचा नचा कर गाया करते थे। कभी धूप में नहाते तो आंगन की पटिया पर बैठकर हाथों और पैरों में साबुन लगाते जाते थे और मुझे देखकर मुस्कुराकर अधरों को और भी टेढ़ा करके गाते जाते थे। मैं तो उस समय शर्माना जानती थी। क्षण भर में लाल हो जाती थी। आंखें चोरी से तुम्हें देखकर नीचे झुक जाती थी। जाड़े की धूप में तुम्हारी खुली देह आंखों में आज भी झिलमिलाती है। मैं दूर से ही तौलिया फेंक देती तो देह पहुँच लेते, अन्यथा बालों का जूड़ा सा बांधकर विज्ञापन के व्यक्ति की तरह मुस्कुराते हुए मेरी ओर चले आते। कहते,
बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि। मुझे भी न जाने क्या हो जाता कि झट तुम्हारे भीगे चरण छू लेती। ऐसा नाटकीय दृश्य प्राय रोज ही उपस्थित होता। तुम साक्षात बुद्ध भगवान और मैं एक भिक्षुणी। भरत जी के पास राम जी की दो खड़ाओं की तरह वे दो पैर आज भी मेरे पास ही हैं। अब नहाकर धुले पूछे अपने पैर चिकने फर्श पर रख रहे होंगे। दोनों पैर सरोवर में खिले दो श्वेत कमल जैसे शोभायमान होंगे। आज भी न जाने क्यों उन पैरों पर अपना सर रखने को जी होता है। तुम्हारे माथे पर श्वेत चंदन का टीका भी तो लगाती थी। आज तुम्हारे मस्तक और मेरी उंगलियों के बीच कई योजन की दूरी हो गई है, पर तुम सजीव हो मेरी स्मृति में एक चित्र की तरह। हृदय तड़प उठता है, एक बार तुम्हें देख लेने को जी चाहता है। आज अगर तुम यहाँ होते या मैं वहाँ तुम्हारे पास होती तो हम दोनों मिलकर रविवार मनाते। तुम्हारी मेहंदी रंग की कार में तुम्हारे साथ बैठकर गौतम बुद्ध पार्क में जाती अथवा इंडिया गेट के पास लॉन में फुहारों का नृत्य देख रही होती। हजारों की भीड़, कारों का माचिस के डिब्बों की तरह इधर से उधर सरकना और ईंटों की तरह एक लाइन में पार्क हो जाना। मैं तो मेहंदी रंग की हर फिएट कार में तुमको अब भी बैठे देखती हूँ। सुहाना भ्रम है ना प्रिय? आज रविवार है ना, इसलिए मेरा मन बहक गया है। वैसे रोज यह दशा नहीं रहती। दिनचर्या इतनी कसी रहती है कि मैं अकेली हूँ इसका होश ही नहीं आता। हाँ, किसी पत्नी को देखकर उसमें अपने को और जान पड़ती है तो किसी दूसरे की चितवन चाल ढाल और बातचीत। एक हो तो बताऊं, कभी कभी तुम मुझे बहुत याद आते हो। वह शायद तब होता है जब तुम मेरी दिशा में देख भी लेते हो। एक बार याद है, तुम ट्रेन से झांसी जा रहे थे। ग्वालियर स्टेशन पर उतरकर तुमने मुझे फ़ोन किया था तो मैंने तुम्हारे 3 रूप इन्हीं आँखों से देखे थे। एक में तुम हाथ में छड़ी लेकर कोने में खड़े हो गए और दूसरे में तुम मेरे कक्ष के द्वार में प्रवेश कर रहे हो और तीसरे दृश्य में यूं ही मुस्कुरा रहे हो। तुमने बाद में बताया था वह फ़ोन तो नहीं मिला पर दिलों के फ़ोन मिल गए थे। एक बात और बताऊं, एक दिन रात को सोते समय मुझे हीना इत्र की खुशबू आने लगी थी। न जाने कैसी मादकता मुझ पर छा गई। बेचैन सी कभी बाएं कभी दाएं करवट बदलने लगी। तब हल्की सी झनकार सुनाई पड़ी। याद आया यह झनकार तो चोटी में बंधी हुई चांदी की छवियों की है। पहली रात तुमने हीना इत्र मेरे रेशमी वस्त्रों में लगा दिया था और मुझे लेटाकर शोर करने वाली छवियों को मेरी चोटी के चुटीले से खोल दिया था। हाय, स्मृतियाँ भी कैसी गजब होती हैं। जो बात कभी याद नहीं आई वह तब याद आ गई। आधा घंटे बाद तुम्हारा फ़ोन आ गया कि तुम मुझे याद कर रहे हो, तो तुमने याद किया, इसलिए मुझे ऐसा अनुभव हुआ। जिस दिन तुम्हारा पत्र आता था मुझे पूर्वाभास हो जाता था इतना गहरा लगाव मेरा तुमसे था, पर तुमने वह डोर तोड़ दी, इसलिए अब वैसे अनुभव नहीं होते। चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें प्यार किए जाऊंगी। शायद मेरे प्यार में अब वह शक्ति नहीं रह गई कि तुम्हें अपनी ओर मोड़ लूं। फिर महानगर की चकाचौंध में कौन किसको याद करता है। मैं भी तुम्हें याद नहीं करना चाहती। यह तो आज कुछ विशेष बात हो गई। शायद तुम भी आज मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे, है न? तुमने जितनी आसानी से रिश्ता तोड़ लिया था वह मेरी तो समझ में नहीं आया था। तुम तो किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए गए थे। दूरियां तो थी ही, घर में बंधन भी कम नहीं थे। 3 महीने बाद ही तुम्हारी चिट्ठियां आनी बंद हो गई थी। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, परंतु घर वालों को यह सब मूर्खतापूर्ण लगता था। ट्रेनिंग टाइम में पत्नी का क्या काम, साथी लोग हंसी उड़ाएंगे। जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो तुम किसी अन्य के हो गए थे। मैं घर में बैठी यह भी नहीं जान पाई। यह तो जब तुमने स्वयं ही बताया तभी जान पाई। भला पहले ही बता देते तो अपने को तैयार तो कर लेती, तुम्हारी उस प्रेमिका को देख तो लेती। फिर तो जो हुआ वह मैं सोचना नहीं चाहती। अकेली थी
फिर अकेली ही हो गई। तब से अब तक अपने को समझाने की चेष्टा करती रहती हूँ, पर मन है कि कभी कभी बहक ही जाता है। वही दशा आज हो रही है।